हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हैं वर्ड्स पावर को लेके। आपका जिस तरीके से कंसिस्टेंसी बना हुआ है आप प्लीज़ बना के रखिए, है ना। हम अगले संडे से, ये सैटरडे और संडे 2 दिन ऐसा होगा जहाँ पे हम आपकी क्लासेस लेंगे। वो जो क्लास होगा वो जूम ऐप या मीट ऐप पे होगा। वो क्लासेस आपकी जो भी डाउट्स हैं उनकी होंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स ये क्लासेस रेगुलरली कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू रहें और आपकी जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर करी जाएंगी। और जैसे ही ये हम लोग पहुँच जाएंगे कम से कम 30 डेज़ तक, चूँकि आपका एक बेस मजबूत हो जाए, 30 डेज़ तक आपकी कंसिस्टेंसी बन जाए, उससे फिर हम लोग कहाँ जोड़ेंगे आपको, एक जीडी वाले क्लास में जोड़ देंगे। वहाँ से आप अपना जीडी कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। जीडी कंटिन्यू करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी कंटिन्यूटी ज़रूरी है। आप कंटिन्यू रहिएगा तो फिर जीडी में हम लोग आपको असिस्ट कर पाएंगे, जीडी में आपका ध्यान दे पाएंगे। और जहाँ पे अभी डाउट्स है, अभी कुछ पूछना है या फिर कुछ पढ़ना है, तो आपकी क्लासेस जो है सैटरडे संडे होगी। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका बिना चिंता किए आप पढ़ाई करिए, आपका पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज फिर हम लोग वर्ड्स पावर की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने पिछला वर्ड्स पावर देखा था जो था पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आज भी वही वर्ड के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटिकल वर्ड्स ही हैं। जैसे कि आज जो हमारा पहला वर्ड है वो है हंग असेंबली। इसका मतलब ये होता है त्रिशंकु विधानसभा। आपको पता होगा या आप देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भी पार्टी पहले से अलायंस में हो, मतलब कि 3-4 पहले से, सपोज़ कीजिए कि एनडीए अगर एक साथ यहाँ बिहार में चुनाव लड़ी जिसमें कि अलग अलग पार्टियां थीं, लेकिन अगर वो एनडीए का बहुमत नहीं मिलता तो क्या होता, यहाँ से कुछ और भी पार्टियां थीं जो क्या करती, उसको सपोर्ट करती। जैसे आप महाराष्ट्र में देखें, जो बड़ी पार्टी थी उसको उतना बहुमत नहीं मिला तो क्या हुआ, वहाँ त्रिशंकु विधानसभा बना। तो ऐसी विधानसभा में क्या होता है, त्रिशंकु बनता है। त्रिशंकु चीज़ें होती हैं, ये केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है। तो हम उसको कहते हैं हंग असेंबली, है ना। हालांकि ऐसी असेंबलियाँ ठीक नहीं होती हैं किसी भी सरकार को प्रॉपरली रन कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं और अलग अलग आइडियोलॉजी होता है। अलग अलग तरीके से लोग क्या करना चाहते हैं, अपना मंत्रालय लेना चाहते हैं तो कुछ लेना चाहते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे काम ठीक से नहीं हो पाता है। लेकिन चूँकि ये हमारे यहाँ व्यवस्था में है, सिस्टम में है कि कुछ पार्टियाँ मिल के सरकार बनाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, हंग असेंबली कहते हैं, त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं। हमारा जो दूसरा वो है अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है अप्रत्याशित या नए ढंग से। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी का सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से होता है, बहुत ही मतलब आप अनएक्सपेक्टेड होता है, मतलब आप देखें और लगेगा कि अरे इस तरीके का है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब होता है अप्रत्याशित या नए ढंग से। हमारा जो तीसरा वर्ड है दैट इज सीक। इसका मतलब होता है सीक मतलब सर्च, है ना, चाहना, तलाशना या खोजना को हम क्या बोलते हैं, सीक बोलते हैं। प्रोपोगेट, आप सुने होंगे, प्रोपोगेट करना मतलब किसी चीज़ का प्रचार करना। जैसे लेटेस्ट टेक द एग्जाम्पल कि जैसे अभी कोई भी पार्टी क्या करती है, आप उनका देखते होंगे कि पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, टीवी पे आता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी बातों को प्रोपोगेट करते हैं, मतलब उसका प्रचार करते हैं। और ये हर लोग अपनी चीज़ों का प्रोपोगेट करता है, उसका प्रचार करता है। दैट इज़ व्हाट प्रोपोगेट। मतलब आप सुने होंगे प्रचार कर रहा है, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, प्रोपोगेट। उसी तरीके से है इनकम्बेंट। इसका मतलब होता है पदासीन। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, नीतीश गवर्नमेंट इज़ इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन बिहार राइट नाउ। अभी जो है नीतीश सरकार है वो सरकार क्या है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है। अभी वो सरकार पदासीन सरकार है, वही चली आ रही है। दैट इज़ कॉल्ड इनकम्बेंट गवर्नमेंट। दूसरा है डेलीगेशन। आप ये देखे होंगे, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए। डेलीगेशन का मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो सरकारें हैं वो दूसरे जगह पे, मतलब विदेशों में कुछ लोगों को भेजती है ना। किस लिए भेजती है, वो इसलिए भेजती है क्योंकि वहाँ पे जो राजनयिक मसला है वो सुधारा जाए, उनसे बातचीत करी जाए। आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं कि कभी कभी हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों में जाते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, अगर उनका दूसरे देश का विजिट है तो उनके साथ डेलीगेशन जाता है, उनके साथ एक शिष्टमंडल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शिष्टमंडल जाता है ना। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। मतलब वहाँ पे राजनयिक होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो सब मिल के एक प्लान बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। वो किसके साथ होते हैं, पीएम के साथ होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द डेलीगेशन। और वहाँ जाते हैं और डेलीगेशन के पास वहाँ क्या होता है, डेलीगेशन हर जगह होता है। मतलब एक नॉर्मल भी मीटिंग्स हो रही हैं तो वहाँ डेलीगेशंस होती हैं, लोग शिष्टमंडल होते हैं, मतलब कि जो प्रमुख व्यक्ति है उनका एक मीटिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड
व्हाट डेलीगेशन, दैट इज कॉल्ड द शिष्टमंडल। ग्रैब द बूथ, कभी कभी आप सुने होंगे कि बूथ लूटा गया है ना, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रैब द बूथ। बूथ लूटना को कहते हैं ग्रैब द बूथ। उसी तरीके से जो बूथ लूटता है उनको क्या कहेंगे? लुटेरा, बूथ लुटेरा है ना, उसको कहते हैं बूथ लुटेरा। इट मीन्स टू से दैट, उसको कहते हैं बूथ ग्रैबर, राइट। उसके बाद है राइवल, बोलते हैं ना राइवल है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, राइट। तो प्रतिद्वंदी, जो आपका प्रतिद्वंदी हो, मतलब कि जिस क्षेत्र में आप हो उसी क्षेत्र में आप ही के साथ वो कॉम्पीट कर रहा है, तो क्या आपका कॉम्पिटिटर है वो, है ना। तो जब कॉम्पिटिटर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रतिद्वंदी कहते हैं। जैसे कि एक ही सीट के लिए दो लोगों का चुनाव लड़ना, तो आपका क्या हो गया? वो कॉम्पिटिटर हो गया। आप उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार तो रख सकते हैं, लेकिन आप उससे मैत्रीतापूर्वक अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? दोनों में से किसी के साथ जीतना हो या कोई दूसरा बेनिफिट लेके चला जाए। तो जब प्रतिद्वंदी वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? हमें अपने प्रतिद्वंदी से चुनाव लड़ना होता है। तो वहाँ पे प्रतिद्वंदी जो होता है, मतलब एक ही सीट के लिए जो दूसरा आदमी खड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिद्वंदी कहते हैं। मतलब वो राइवल है या फिर वो कंपटीटर है आपका, है ना। इसी तरीके से आपको एक चीज़ और याद होगा, पुलवामा में अटैक हुआ था। इसमें कहा गया था कि कॉन्वॉय पे अटैक हुआ है। मतलब कि कॉन्वॉय एक गाड़ी की सीरीज़ होती है जहाँ पे कॉन्वॉय होता है। आप कहते हैं कॉन्वॉय मतलब काफिला, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी लोग चलते हैं, जो बड़ा डेलीगेशन चलता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे काफिला होता है गाड़ी का, उसको क्या कहते हैं? उसको कॉन्वॉय कहा जाता है ना। उसको हम कॉन्वॉय कहते हैं। होप ये आपको वर्ड्स पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको नोट डाउन करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। एटलीस्ट आप कितना भी, जितना वर्ड है, अगर आप एक वर्ड भी अगर एक दिन में आप याद कर रहे हो, उस पर अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, सेंटेंसेस बना रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इस पर काम कर रहे होंगे और बहुत तरलता से काम कर रहे होंगे, राइट। एंड वेरी सुन आई एम टेलिंग यू कि इस संडे को तो नहीं, लेकिन आज जो संडे है, हम लोग अगले संडे से, मतलब एक वीक के बाद से, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जहाँ पे भी होगा, वहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चूँकि आप जैसे क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन वो जो क्लास होगा वहाँ पे आपको लाइव सेशन होगा, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर वहाँ मिलेगा। हम लोग ग्रामर के सेक्शन में बात करेंगे डू फॉर्म का। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था डू, हैव फॉर्म पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ा बी फॉर्म। आज की क्लास में हम लोग फोकस करेंगे डू फॉर्म पे और देखेंगे कि डू फॉर्म का डिवीजन कैसे होता है, कैसे हम डू फॉर्म का यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी करते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी करते हैं। ये हमेशा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। तो उससे पहले हम डू का यूज़ कहाँ करते हैं उसे आके समझते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, जब डू प्रेजेंट टेंस की बात हो, प्लूरल नंबर में हम डू डज का यूज़ करते हैं। जैसे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। कब करेंगे? जब हमें सेंटेंस इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाना हो, है ना। फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी, सेकंड पर्सन के साथ यू, थर्ड पर्सन के साथ दे। और जब थर्ड पर्सन दे और ये सब के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। आई और वी है, हमें अगर नेगेटिव बनाना हो तो डू लगेगा। सेकंड पर्सन अगर यू हो, नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डू लगेगा। थर्ड पर्सन अगर थर्ड दे है, अगर हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या लगेगा? डू लगेगा। डज का यूज़ भी हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं आई राइट अ लेटर। सपोज कीजिए कि मैंने लिखा आई राइट अ लेटर। अब इसे नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में लिखेंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, आई डोंट राइट अ लेटर, है ना। अगर इंट्रोगेटिव, डू आई राइट अ लेटर। ये कैसा सेंटेंस है? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये देखने को मिल रहा है कि जब हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तब हमारा सेंटेंस क्या होता है? चेंज हो जाता है। और किसका यूज़ हम करते हैं? डू का यूज़ करते हैं। अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि डू का यूज़ ये मेन वर्ब की तरह है कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। अभी हम ये बता रहे हैं और आपको ये पता भी चल गया होगा किसकी तरह है। आप यहाँ देखेंगे डू है और राइट है, मतलब कि राइट मेन वर्ब हो गया और डू जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कब हम यूज़ कर रहे हैं? जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं। दूसरा, जब हम इंट्रोगेटिव लिखें, डू आई राइट अ लेटर, तब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी लिखेंगे तो वही होगा। उसी तरीके से डज का यूज हम प्रेजेंट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कब होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में कौन कौन सा? ही, शी, इट, ये सब है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, जैसे अगर देखें ही गोज़ टू पटना, तो क्या होगा? नेगेटिव। ही
डजंट गो टू पटना। उसके बाद डज ही गो टू पटना, डजंट ही गो टू पटना। है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम क्या यूज़ किए, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन तमाम सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डू डज का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से समझना होगा कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं तो किसका यूज़ हो रहा है और किस में, थर्ड पर्सन में। तो अगर ही के साथ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, सी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये यूज़ है। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं हम लोग कि डिड का यूज़ कहाँ होता है। तो डिड का यूज़ हम पास्ट में करते हैं, किसी भी फॉर्म में हो, या वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, ये किसी भी फॉर्म में यूज़ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो कहता है ही वेंट होम, है ना, ही वेंट होम। अगर हम इनसे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाए तो कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा ही डिडंट गो होम। कुछ लोग इसको डिडंट पढ़ते हैं, ध्यान देना है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो इसको हम कहेंगे डिडंट, डिंट कहेंगे, ना कि डिडंट कहेंगे। क्या कहेंगे, डिंट। तो ही डिंट गो टू मार्केट, है ना। उसके बाद देखिए डिड का यूज़ हो रहा है, डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही गो होम, सॉरी मार्केट बोल रहे हैं हम, डिड ही गो होम, डिंट ही गो होम, डिंट ही गो होम, है ना। ध्यान क्या देना है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिड का यूज़ हुआ है, कब हुआ है, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए, यहाँ पे जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए, यहाँ पे जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए। तो इन कंडीशंस में हम किसका यूज़ करते हैं, डिड का यूज़ करते हैं। ध्यान ये देना है कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट के साथ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो हमारा क्या होगा, डिड का यूज़ होगा। कब, पास्ट टेंस बनाने के लिए। जब हम सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, डिड का यूज़ होगा। चलिए, तो ये हो गया डिड का यूज़। अब आते हैं कि डू, डज और डिड जो है इसका दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और मेन वर्ब के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि इसका यूज़ हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह कहाँ कर रहे हैं और मेन वर्ब की तरह कहाँ करते हैं। तो आइए देखते हैं, जब इसका हम प्रिंसिपल वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तब डू का मतलब करना होता है, तो हम बोल सकते हैं डू इट। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो डू है हमारा वो अकेला है, इसका मतलब क्या है कि डू जो है वो मेन वर्ब की तरह है। शी डज दैट, यहाँ पे जो डज है वो अकेला है, मतलब कि वो क्या है, मेन वर्ब है। यू डू दैट, दे डू दैट, दे डिड इट, शी डिड इट, है ना। उसने ये किया, उसने, दे उन लोगों ने किया, शी डिड इट उसने किया, है ना। आई डू इट मैं करता हूँ, सी डज दैट वह करती है। तो दैट इज़ द वे बाय विच वी कैन स्पीक द सेंटेंसेज। नीड टू कीप इन माइंड कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो डू है वो क्या है, अकेला है, और वो डू जो अकेला है वो कैसा है, वो मेन वर्ब की तरह है, वो ना कि वो एक्जुलरी वर्ब की तरह नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हम एक्जुलरी वर्ब के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे देखने को हम पहले ही यहाँ बात की, जब हम एक्जुलरी वर्ब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका यूज़ हम किसकी तरह करेंगे, या तो इंटरोगेटिव या नेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होगा और नेगेटिव में भी यूज़ होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, हम लोग ऊपर भी चर्चा किए थे। डज ही गो टू स्कूल, डज ही लव फ्लावर्स, डू आई गो टू स्कूल, है ना। डज सी सिंग ए सॉन्ग। आप ये सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये क्या है, इंटरोगेटिव या नेगेटिव है ना। नेगेटिव सेंटेंस के लिए डिड से भी बना सकते हैं, डिड ही गो टू स्कूल, है ना, बन सकता है ना। जैसे क्या होगा, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डिड ही गो टू स्कूल, डिडंट ही गो टू स्कूल, ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, डिड का। नेगेटिव में भी बनाएंगे तो डिडंट ही गो टू स्कूल बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, देखिए डिडंट ही गो टू स्कूल। हम इन तमाम सेंटेंसेस में देख रहे हैं कि जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो बन रहा है क्या,
एक्जुलरी वर्ब का यूज़ हो रहा है। उसी तरीके से जब हम इम्फेसाइज करते हैं, इम्फेसाइज करने का मतलब होता है जब हम जोड़ देते हैं किसी भी वर्ड पे, तब हम डू डज डिड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको बोला जाए सिट हियर, सिट हियर, तो यहाँ पे सिट हियर का मतलब बैठिए, यहाँ बैठिए। डू सिट हियर मतलब यहीं बैठिए, है ना। आई लाइक आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। आई डू लाइक आइसक्रीम, यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, मुझे आइसक्रीम ही पसंद है ना। मतलब कि आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस में स्ट्रेस दे रहे हैं, आप एम्फसाइज कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल है ना, और आपके पापा आपका मोबाइल मांगना चाहते हैं। आज फादर्स डे भी है, तो सबों को हैप्पी फादर्स डे, मतलब सबके पापा को हैप्पी फादर्स डे। तो पापा मान लीजिए मोबाइल मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोबाइल दो, तो क्या बोलेंगे, वो ये कहेंगे गिव मी योर मोबाइल। देखिए वो क्या बोलेंगे, गिव मी योर मोबाइल फ़ोन, गिव मी योर मोबाइल फ़ोन, यही बोलेंगे ना, ठीक है। वो बोलेंगे गिव मी योर मोबाइल फ़ोन। लेकिन अगर वो स्ट्रेस देंगे, मान लीजिए आपका मन देने का नहीं है, तो आप बोलेंगे अरे पापा छोड़ दीजिए, है ना। लेकिन अगर उनका लेने का मन ही होगा तो क्या बोलेंगे, डू गिव मी योर मोबाइल फ़ोन। वो क्या बोलेंगे, डू गिव मी योर मोबाइल फ़ोन, है ना, डू गिव मी योर मोबाइल फ़ोन। इसका मतलब ये हो गया कि अब उन्हें मोबाइल चाहिए ही चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, और एट एनी कॉस्ट वो आपसे मोबाइल लेने वाले हैं। तो हम इम्फेसाइज जब करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तब हम वहाँ डू डज का यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इम्फेसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो किसके तरह हो रहा है, वो एक्जुलरी वर्ब के तरह हो रहा है। क्यों एक्जुलरी वर्ब के तरह हो रहा है, इसलिए एक्जुलरी वर्ब के तरह यूज़ हो रहा है क्योंकि उसमें एक और वर्ब पहले से है, ठीक है। क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में भी हम क्या करते हैं, डू डज का यूज़ करते हैं, किसके तरह, एक्जुलरी वर्ब की तरह। आप आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे है नैतिक सिंग्स वेल, नैतिक अच्छा गाता है ना। डज क्या है, डजंट ही, नैतिक अच्छा गाता है, डजंट ही। कहने का मतलब, अब ये पूछिएगा मत कि अब नैतिक कौन है, नैतिक मेरा भगना का नाम है ना। वो बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा हारमोनियम भी बजाता है, बहुत अच्छा गाता भी है। तो मैंने लिखा है नैतिक सिंग्स वेल, वो बहुत अच्छा गाता है, डजंट ही, है ना। तो है ना, तो दैट इज अ क्वेश्चन टैग। जब हम क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, तब हम यूज़ करते हैं डू डज का यूज़ किसके तरह करते हैं, एक्जुलरी की तरह करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यू मेड टिकटॉक, है ना, डिडंट यू। यहाँ पे चूँकि मेड है, ये V2 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डिडंट यू। तो जब हम लोग इसको क्वेश्चन टैग डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताएंगे कि क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिएगा जो डज है, डिड है, इसका यूज़ किसके तरह हुआ है, यहाँ पे एक्जुलरी वर्ब की तरह हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हुआ है। शॉर्ट आंसर्स जब हम करते हैं, जैसे कि डू यू नो हिम, है ना, येस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। सी सिंग्स वेल, अच्छा गाती है, येस सी डज, हाँ वो गाती है। जब हम किस तरीके का सेंटेंस यूज़ करते हैं, तब ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं, इसमें जो डू डज का यूज़ हुआ है वो किसके तरह हुआ है, एक्जुलरी वर्ब की तरह हुआ है। इसमें जो सबसे ख़ास बात थी, हम लोगों ने ये जाना कि डू डज का यूज़ कहाँ करते हैं। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, टेंस में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताई जाएगी कि देखिए इसका यूज़ ऐसे करते हैं। उस समय कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमें ये बेसिक्स जानकारी लेनी पड़ती है।